हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का एम्बाइब पर। और कैसे हैं भैया। आज का जो सेशन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन है। इसमें मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं आईपीएस ऑफिसर्स और आर्मी ऑफिसर्स के बीच में सिमिलरिटी और डिफरेंसेस का, कि क्या इनमें डिफरेंसेस होते हैं पे स्केल को लेकर, रेपुटेशन को लेकर। ठीक है, तो दोनों ही वर्दियां हैं दोस्तों, और दोनों ही अपने आप में बड़ी जॉब होती है, बड़ी पोस्ट होती है। ठीक है, तो दोनों का आज कंपैरिजन हम लोग करने वाले हैं। आप लोग जितना ज्यादा हो सके सेशन को शेयर करिएगा अपने मित्रों को, ताकि सभी लोग ये जानकारियां ले पाए। ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस एंड द इंडियन आर्मी, इन दोनों को कंपेयर हम कर रहे हैं। Once the MOD letter, Ministry of Defense letter from October 2016 lowered the rank status of defense officers in comparison to their civilian and IPS colleagues. There was a lot of resistance from the officers of defense forces. तो ऐसा हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उनकी स्टेटस को लोअर कर दिया था। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बहुत उठा था वहां पर डिफेंस ऑफिसर्स के द्वारा। ठीक है, तो equivalence between Indian services can be determined by a variety of factors including pay scale, functionality, status। इन सबको मिलाकर military officers have an advantage over IPS and civil service officers in terms of salary since they receive a larger military service pay allowance। ये ध्यान रखना कि मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं उनको मिलिट्री सर्विस पे अलाउंस बहुत ज्यादा मिलता है, इसलिए उनके लिए एडवांटेज ये होता है कि उनकी सैलरी जो है पूरी बचती है दोस्तों, बहुत अच्छी खासी उनकी सैलरी बन जाती है। उनको बहुत सारे पर्क और बेनिफिट दिए जाते हैं, बहुत सारे अलाउंस होते हैं, हर डेंजरस काम करने का अलाउंस होता है। ठीक है, हर मतलब आप लोगों को मैंने बताया भी था कि बच्चे के एजुकेशन से लेकर कहीं भी आने जाने का खर्चा वगैरह जो हुआ, घर का पूरा खर्चा हुआ, इसके अलावा कहीं भी उनको जो कोई भी नया काम सौंपा जाता है उसका अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, हर तरह के अलाउंस, ट्रांसफर, सबका उनको अलाउंस दिया जाता है। तो इसलिए उनके पास आईएएस और आईपीएस से भी ज्यादा अलाउंस हो जाते हैं और उनकी सैलरी अच्छी खासी हो जाती है। ये एक तो डिफरेंस इनमें आ जाता है। एक आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इक्विवेलेंस इन लाइन विद द 7th सीपीसी, सेंट्रल पे कमीशन जो था 7th, उसके अकॉर्डिंग टू देयर पे स्केल्स द ट्राई सर्विसेज, सिविल सर्विसेज एंड आईपीएस हैव द फॉलोइंग इक्विवेलेंट रैंक्स। ये आप लोग ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर आर्मी ऑफिसर को कंपेयर कर दिया गया, लेवल 10 से लेकर आगे बढ़ते हुए आप लोग देख सकते हो लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कॉलोनल, और इधर लेफ्टिनेंट जो है असिस्टेंट एसपी से शुरू होता है, उसके बराबर होता है, ये असिस्टेंट कलेक्टर के बराबर होता है आईपीएस ऑफिसर। ऐसे कैप्टन, एडिशनल एसपी, ये सब कलेक्टर है, मेजर एसपी और ये कलेक्टर। लेफ्टिनेंट कर्नल जो है वो एसपी के बराबर होता है इधर। ठीक है, ऐसे कॉलोनल जो है वो उसकी भी रैंक एसपी के बराबर होती है। ब्रिगेडियर आपका डीआईजी के बराबर की रैंक का होता है। और भी आपको आगे रैंक्स बता रखी हैं, यहाँ पर देख सकते हो लेवल 14 में क्या होता है, आईजी, डीजी, डीजीपी कब तक बनता है। लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो डीजीपी की रैंक के बराबर होता है। ठीक है, और जो जनरल होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होता है दोस्तों। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है हाईएस्ट सिविलियन ऑफिसर होता है हमारा देश का, उसके बराबर आर्मी का जनरल होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। वैसे आप लोगों को मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि आर्मी डिफेंस वगैरह में जो है ऊपर स्टेटस अपना प्रमोशन करवाने में बहुत टाइम लगता है। जैसे आप आईपीएस ऑफिसर हो तो आपको एसपी बनने में 5 साल लगेंगे, 4-5 साल में आप एसपी बन जाओगे। ठीक है, ये लेकिन वहां पर अगर मैं बात करूं कहां पर, इसके अंदर आर्मी या अपने डिफेंस फोर्सेज में बात करूं, तो वहां पर लेफ्टिनेंट कॉलोनल बनने में आपको 13 साल 14 साल का समय लगेगा। ठीक है, ज्यादा भी लग सकता है। तो आप देख लो, सेम रैंक पर पहुंचने में वहां पे बहुत टाइम लगता है, आईपीएस में थोड़ा प्रमोशन जल्दी हो जाता है। ठीक है, हालांकि टाइम ज्यादा लगता है लेकिन सैलरी वगैरह बहुत अच्छी खासी उनकी फिर भी रहती है। ठीक है, सैलरी में कोई खास डिफरेंस आता नहीं है वहां पर आपकी रैंक नीचे है तो भी अच्छा खासा आपकी उनकी सैलरी चलती है, अलाउंस वगैरह बहुत सारे होते हैं। ऐसे ही आप अगर डीआईजी वगैरह की बात करो, जैसे ये डीआईजी बनने में भी आईपीएस में आपको 15 एक साल लगेंगे। ठीक है, उधर आपकी डीआईजी की जो इक्विवेलेंट रैंक है वहां पर पहुंचने में आपको जो है 25 साल का समय लग जाएगा। जबकि इधर आप अगर डीआईजी के बाद आईजी पहुंचोगे 20 साल में बन जाओगे आप। आईजी के बाद आप अगर एडीजी बनते हो, एडिशनल डायरेक्ट मतलब डीजीपी,
डीजीपी, एडिशनल डीजीपी बनते हो आप, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो एडीजी अगर आप बनते हो, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, तो उसमें आप लोगों को 24-25 साल लग जाते हैं, और डीजीपी बनने में आपको 30 साल लगते हैं। लेकिन वहां पर डीजीपी तक की रैंक तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। डीजीपी की रैंक होती है लेफ्टिनेंट जनरल, वहां पहुंच ही नहीं पाते हैं सब लोग। कर्नल और ब्रिगेडियर से ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, यहाँ पर आप डीजीपी तक पहुंच जाते हो। तो यहाँ पर जो है प्रमोशन का जो पीरियड है वो छोटा है दोस्तों, ये ध्यान रखना। आईपीएस आईएएस के अंदर जो प्रमोशन का पीरियड है वो छोटा है, जल्दी जल्दी प्रमोशन होते हैं, ठीक है। वहां पर थोड़े डिलेड प्रमोशन होते हैं, लेकिन सैलरी वाइज कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत अच्छी सैलरी वहां पर होती है आपकी। ये देख लीजिए आप लोग कौन कौन सी रैंक किसके बराबर होती है, सारी रैंक जो है आपके सामने यहाँ पर कंपैरिजन करके लिख दी है, सबको आप लोग कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए और भी कंपैरिजन यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। लास्ट में जनरल लेवल 18 का होता है, इसके बराबर होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, लेकिन यहां तक हर कोई नहीं पहुंच सकता है दोस्तों, जनरल बनना सबसे मुश्किल काम होता है, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल जो है डीजी के बराबर होता है, लेफ्टिनेंट जनरल जनरल जो है आर्मी कमांडर डीजीपी के बराबर। ये सारी पोस्ट आप लोगों को मैंने यहाँ पर दिखा दी है। दीज कंपेरिजन्स आर नॉट एक्यूरेट, डिफेंस ऑफिसर रिसीव एडिशनल मिलिट्री सर्विस पे that makes them superior to their IPS and civil colleagues, which is obviously not the case because the pay scale had to be taken into consideration. एक्चुअली पे स्केल भी आपको देखनी पड़ती है, कौन सी पे स्केल है उसके हिसाब से ही अलाउंस मिलते हैं। आर्मी में भी आप लोगों को अलाउंस जो दिए जाते हैं, सारी चीजों को देखा जाता है वहां पर, आपको पे स्केल कौन सी बराबर चल रही है। An IAS officer would receive the pay scale of a major general with 33 years of service after serving for 14 years. तो यहां पर ये चीज जो है ये आपको समझने की बात है। आईएएस ऑफिसर जो है 14 साल के बाद ही उस पे स्केल में पहुंच जाता है जो मेजर जनरल को 33 साल में मिलती है, लेकिन स्टेटस बराबर नहीं होता है। यही बात यहां पर पीछे समझाई गई है दोस्तों। फार फ्रॉम द रियलिटी ऑफ थिंग्स, रियलिटी से फार है, क्योंकि यहाँ पर जो पे स्केल है आईएएस ऑफिसर्स की बहुत जल्दी बढ़ जाती है, उसके बराबर हो जाती है। जो डिफेंस के लोग बहुत बाद में उनको वो पे स्केल मिलेगी, लेकिन स्टेटस बराबर नहीं होता है। स्टेटस उनका जो है आईएएस ऑफिसर को 14 साल में तो मिल गया, लेकिन स्टेटस उनसे ऊपर नहीं पहुंचता है। उनका स्टेटस बाद में ही होता है, जो समय के अनुसार ही बराबर स्टेटस उनको दिया जाता है, ठीक है। उसके बारे में मैंने आपको आगे बताया। यहाँ पर देखिए, ऑल्दो ओनली दोज आईएएस ऑफिसर्स इन द सुपर टाइम स्केल हु आर इम्पैनल्ड एंड होल्डिंग पोस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट can be equated with a major general. This does not mean that IAS officer with 14 years of service becomes equivalent in status of a major general. Major general के status के बराबर नहीं हो जाता है 14 साल में, हालांकि पे स्केल पहुंच जाती है वहां तक, लेकिन मेजर जनरल का स्टेटस नहीं मिल जाता उसको। However, the financial package granted to IAS officers with 14 years of service would be the same as major generals, ठीक है। Also, the cabinet secretary has a higher status than the Indian Army general because he is highest ranking civil servant. तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो हायर स्टेटस रखता है मेजर जनरल से, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। मतलब अगर सेम स्टेटस पे बात करें, सेम लेवल पे बात करें, तो आपका आईएएस और आईपीएस ऑफिसर जो हैं वो ऊंचे माने जाते हैं आपके, ठीक है। सेम अगर स्टेटस की बात करें, लेकिन पे स्केल की बात करें तो पे स्केल में आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो है उनको थोड़ा जल्दी से पेमेंट मिलने लग जाता है, लेकिन उनका स्टेटस उनके बराबर नहीं होता जितना डिफेंस ऑफिसर्स का स्टेटस होता है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मैंने समझाई है आज, तो आप लोगों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर अपना जो है टाइम स्लॉट आप लोग देख सकते हो, कब कब कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, आप लोग बड़े आसानी से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। सीडीएस की सुबह से रात तक जो क्लासेस होती हैं वो आपके सामने हैं। इसके अलावा जो है आपको एमबाइब ऐप आप लोगों को जरूर डाउनलोड कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सारी जो है चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का यूज करके बताई जाती हैं। हर तरह की बुक्स, वीडियो, लेक्चर सब कुछ आप लोगों के लिए अवेलेबल है, प्रैक्टिस टेस्ट सब कुछ है, एक्सप्लोर कीजिए जरा। एमबाइब अचीव डिफेंस एग्जाम्स अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको टाइम पर पीडीएफ मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए सेशन को। बाय बाय, जय हिंद।